हेलो बच्चों, मैं दाऊद सर। ये लेसन 13 का वीडियो नंबर 3 है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने वीडियो नंबर 1 पार्ट 2 को पढ़ा, सुना, समझा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पार्ट 3 है। जो भी आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा उन सभी चीज़ों के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे सन ने, ईस्वी, कौन सी घटना घटित हुई, कब घटित हुई, किसके द्वारा घटित हुई, क्यों घटित हुई, तो उसी को कुछ मुख्य बिंदु कहा जाता है। तो उन्हीं चैप्टरों में से, वही 13 लेसन में से कुछ मुख्य बिंदु निकाल करके बाहर रखा गया है जो इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं पढ़े होंगे तो आप ज़रूर पढ़ लें, ताकि ये जल्दी समझ में आएगा। इसमें तो है एकदम कंठस्थ की सिर्फ नंबरिंग बाय नंबरिंग बता दिया जाएगा, लेकिन उसमें कहानी के तरह है, रचना के तरह है, जो रच करके बताया गया है। इसीलिए पहले आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए तो ज़्यादा आनंद आएगा और समझ में भी आएगा। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। लेसन महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट नंबर 3 है। चलिए पहला पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। 2 दशक विदेश में रहने के बाद 1915 में गांधी जी ने मातृभूमि वापस लौटने पर भारत को 1893 ईस्वी की अपेक्षाकृत भिन्न पाया। पहले गांधी जी 1915 में जो गांधी जी मातृभूमि भारत लौटे तो वह पहले 1893 के करीब में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां पे अपनी वकालत की पढ़ाई को पूर्ण रूप से तैयार किया। जब वह भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि भारत की भू आकृतियां, भारत की ढांचा है, भारत में रहने वाले लोगों में काफ़ी बदलाव है। उन्होंने देखा कि अपेक्षाकृत भिन्न पाया। भारत में राजनीतिक रूप अधिक सक्रिय हो गई है। सभी लोग अपने अपने राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक रूप से बदलाव करने, मतलब लड़ाई करने, झगड़ा करने या ब्रिटिश के विरोध में काम करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 1905 से 1907 में स्वदेशी आंदोलन के मतलब शुरुआत की गई। पहला आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन था। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के कुछ मुख्य नेताओं ने जन्म लिया। ऐसे तो कहा जाता है कि भारत का पहला आंदोलन 1857 था, लेकिन भारत में गांधी जी के आगमन के बाद पहला आंदोलन किसे कहा गया? तो स्वदेशी आंदोलन को कहा गया, जो 1905 से लेकर के 1907 तक रहा। ये सेकेंड वीडियो में बताया गया है। इनमें महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब लाला लाजपत राय, इसीलिए इन्हें लाल बाल पाल के रूप में भी जाना जाता है। कह रहा कि ये स्वदेशी आंदोलन के 3 मुख्य नेता थे। जो पहले जो थे वह बाल गंगाधर तिलक, दूसरा जो थे वह विपिन चंद्र पाल और तीसरा जो थे वह पंजाब के लाला लाजपत राय थे। इसलिए इन्हें मुख्य रूप से कहा गया लाल बाल पाल से। ये 3 स्वदेशी आंदोलन को द्वारा चलाया गया। वर्ष 1917 से 1918 में चंपारण आंदोलन, जिसे खेरा और अहमदाबाद में की गई, जो पहला गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी तौर पर उभर कर सामने आया, जिसमें गरीबों को बेहद हमदर्दी अपनाई। जब यह पहला खेड़ा आंदोलन हुआ, या आप कह सकते हैं कि चंपारण खेड़ा आंदोलन जो अहमदाबाद से शुरू हुआ, इसमें गांधी जी आकर के काफी सक्रिय हुए और गरीबों के प्रति अपना हमदर्द को जगाया और बताया कि मैं हमदर्द हूं गरीबों का। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान, दुकानों और स्कूलों आदि को बंद करना। इस एक्ट का मतलब था कि ना ही दलील और ना ही अपील और ना ही वकील। रॉलेट एक्ट कानून जब लागू कर दिया गया था तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ अब सभी दुकानें, सभी वकालत, सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया कि हम इस रॉलेट एक्ट को नहीं मानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग घटना को देख करके अंग्रेजी ब्रिगेडियर द्वारा राष्ट्रवादी सभा को गोली चलाने का हुक्म दिया। करा कि 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों की संख्या पर उन पे गोलियां चलाई गई। इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? तो 1919 में जालियांवाला घटना घटी, जिसमें काफी जनरल डायर ने सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्या करवाई और हजारों की संख्या में उन पर गोली चलवाई। साथ ही साथ अंग्रेज ब्रिगेडियर द्वारा राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने के लिए हुक्म दिया और जालियांवाला बाग हत्याकांड को, इस कांड में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी के सच्चे समर्पित राष्ट्रीय नेता बन गए। रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे और समर्पित नेता बन गए। चलाया गया इस खिलाफ आंदोलन के नेतृत्व में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। इस आंदोलन की मांग थी कि ऑटोमन साम्राज्य तमाम इस्लामी पवित्र स्थानों के खिलाफ कब्जा कायम कर रहा है, जिसके कारण उनके विरोध में जजीरात अल
अल अरब इस्लामी प्रभुता बनाया जाए, यह अधीन रहा। 1922 तक आंदोलन का केवल व्यापारी और बुद्धिजीवों तक सीमित रहकर यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया और बाद में 1857 के विद्रोह का पहली बार असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजों का नींव को हिला दिया गया। कह रहा पहला अंग्रेजों का नींव कब हिलाया गया, तो 1857 में हिलाया गया था, जो लगभग लग गया था कि 1857 में कि अंग्रेज को कि हाँ भारतीयों में दम है, वह इसी तरीके से अगर आंदोलन करते रहे तो शायद अंग्रेजों को या ब्रिटिश सरकार को भारत को छोड़ करके जाना पड़ेगा। अचानक असहयोग आंदोलन की गड़बड़ी के कारण, असहयोग आंदोलन में जो आंदोलन चल रहा था तो कुछ गड़बड़ी के कारण फरवरी 1992 में 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर के नजदीक चौरी चौरा में एक स्थान था जहां पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वालों की जान भी चली गई, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने यह प्रण लिया था कि हम बिना अहिंसा किए, बिना झगड़ा किए, बिना काटमार किए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए देश को आजाद कराएंगे। लेकिन यह घटना घटने के कारण एक हिंसात्मक घटना थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 1922 तक गांधी जी ने जन नेता बनकर उभरे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने कई दिशा भी दी हुई थी। साथ में किसान, मजदूर, व्यापारी, मध्य वर्ग, आंदोलन सभी लोगों को अपनी मजबूत पौधान पर खड़े रहने की उम्मीद भी जगी हुई थी, जिसके कारण लोगों को यह दुख जाहिर हुआ कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थापित किया। लेकिन उन्होंने प्रण लिया था कि हम किसी भी आंदोलन में हिंसात्मक कार्रवाई को नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब उसके बाद आता है चरखे का महत्व। मैंने बताया था कि गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले ब्रिटिश का पैर तोड़ दो। पैर तोड़ने का मतलब सचमुच मत तोड़ दो, इसका मतलब था कि पहले उनके व्यवसाय को स्थापित कर दो, उनके किए गए कार्यों को मत यूज करो, उनके द्वारा उद्योग का मत उपयोग करो, उनको कर मत दो, उनको टैक्स मत दो। तो सबसे पहले उन्होंने चरखा का नींव रखा कि आप लोग पहले चरखा के द्वारा बुन करके अपने कपड़ों का उपयोग करें कपास के जरिए, ताकि जब अंग्रेजी सरकार के औद्योगिक कंपनियों के द्वारा बनाए गए वस्त्र का आप उपयोग नहीं करेंगे तो सबसे पहले उसके औद्योगिक या औद्योगिक के द्वारा कमाए गए पैसे का आना जाना बंद हो जाएगा। चरखे का महत्व ऐसे माना जाता है या ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा गया कि जिसमें मशीन और प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी महामंडिल थी, जो कि चरखे के द्वारा उसे तोड़ने का उम्मीद लगाया गया। उसके बाद आता है दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा कर दी गई। 26 जनवरी 1930 में राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 22 मार्च 1930 से साबरमती से समुद्र की ओर दांडी यात्रा की गई, जिसमें गांधी जी ने अपनी अनुयायियों के साथ पुरुष और महिलाओं के साथ उन्होंने लगभग 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बना करके दांडी यात्रा को भंग कर दिया। मतलब अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाए गए थे, नमक कानून, जिसमें भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी और साथ ही साथ भारतीयों को ऊंचे ओहदे और ऊंचे दामों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक बेचा जाता था, जिससे गांधी जी काफ़ी असंतुष्ट रहे और नाखुशी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि नमक एक रोज़मर्रा की उपयोग करने वाली वस्तु और चीज़ है, अगर ये महंगे दामों पे मिलती है तो ये सरासर गलत है। उन्होंने अपने कई साथियों को लेकर के वह 324 किलोमीटर पैदल साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात नामक जगह पे है, वहाँ पे चल करके खुद अपने हाथों से नमक बनाया और नमक बनाने के बाद नमक कानून को भंग कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे देख करके नमक कानून को भंग करने के विरोध में गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा और गांधी जी अपराधी घोषित हो गए। नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय है। पहला, इस आंदोलन के चलते गांधी जी पूरी दुनिया के नजर में आ गए। दूसरा, यह पहला राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पहला यह आंदोलन था जिसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी शामिल थे। तीसरा कारण यह था कि अंग्रेजों का यह असहाय हुआ और उनका राज बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, ऐसे नारे भी लगाए गए और उनको लगा भी कि अब हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं टिकेंगे। 1931 में गांधी इरविन समझौता से सहमति हुई। शर्तें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह आंदोलन वापस लेने और सारे कैदियों को रिहाई के तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति दी गई। कह रहा है कि 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता की अनुयायी बताया गया और गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम आपसे समझौता करेंगे, लेकिन हमारे
1931 में गांधी इरविन समझौता हुए, जिसमें गांधी और इरविन जो दोनों थे वह समझौता किए। तो गांधी जी ने कुछ प्रस्ताव दिए जिसमें कि वह हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे, लेकिन उसमें जितने भी मतलब सारे कैदियों को कैद किया गया था उन्हें रिहा कर दिया जाए। जितने भी तटीय इलाकों पर नमक उत्पादन की अनुमति को बैंड किया गया था, उन सारे नमक उत्पादन करने वाली अनुमति को रद्द करके सभी को अनुमति दे दिया जाए कि वो सारे लोग अपने व्यापार को कर सके। 1931 के अंत तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। 1931 में पहला गोलमेज आंदोलन जो था वह असफल हो गया। 1930 में पहला गोलमेज आंदोलन हुआ, 1931 में द्वितीय गोलमेज आंदोलन हुआ। 1931 के अंत तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वह असफल हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के अंत में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। सम्मेलन के किसी भी नतीजे पर न पहुंचने के कारण गांधी जी खाली हाथ लौट करके वापस आ गए। खाली हाथ लौटने जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू रहा। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में यह एक आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? सही मायने में यह एक आंदोलन था जो गांधी, नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी के बाद भी यह आंदोलन बरकरार रहा। युवाओं की भारी मात्रा थी इस आंदोलन में। युवाओं के द्वारा काफी हिस्सेदारी की गई थी। इसी में जयप्रकाश नारायण द्वारा काफी आंदोलन में भूमिका भी निभाया गया। मिदनपुर और बरलिया जैसे स्थानीय पर सरकारी स्थापना को बाधित भी कर दिया गया। 1935 में नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित की गई, जो यह व्यवस्था अविश्वसनीय थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दो और चूंकि कांग्रेस स्वतंत्रता देने की मांग भी सरकार ने खारिज कर दी। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुलक इलाकों को स्वायत्तता की मांग की गई, जिसमें प्रस्ताव के रूप में यह आज़ादी और संघर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ब्रिटिश शासन में 3 धुरियों में फैला। यह सफलता के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ। क्रिप्सन मिशन की विफलता के बाद क्रिप्सन मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की फैसला ली गई, जो यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में उभरा। मतलब इसमें पुरुष और महिलाएं सारा का सारा क्या थे? शामिल थे। 16 अगस्त 1946 का दिन जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना के लिए मांग करना, साथ ही साथ कार्रवाई दिवस के रूप में उसी दिन कलकत्ता को खूनी संघर्ष के रूप में शुरू भी कर देना। 1947 में वाकेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन और वायसराय के पद नियुक्त की गई। साथ में अंतिम बार आह्वान भी किया गया और किंतु साथ में विभाजन का एक स्वरूप भी देखने को मौका मिला 1947 में। समकालीन स्रोतों के अनुसार गांधी जी के सहयोगी प्रतिनिधियों के भाषण, लेखन, गांधी जी की आत्मकथा, जीवनी, पुलिस रिकॉर्ड, अखबारों में छपी रिपोर्ट, पत्रचार गांधी जी को समझने और महत्वपूर्ण समकालीन को देखते हुए भारत के लोग ही नहीं गांधी जी के बल्कि विदेशों के लोग भी गांधी जी की चर्चा करने लगे। तब जाकर गांधी जी के बारे में लोगों ने पूर्ण रूप से जाना कि गांधी जी क्या थे। पहले भी गांधी जी के बारे में अमेरिका के टाइम्स के न्यूज़ में छपा हुआ था, लेकिन उनकी चर्चा बहुत अधिक रूपों में नहीं फैली। लेकिन जब यह बंटवारे के रूप में काफी अधिक प्रस्ताव की गई थी। अंततः 30 जनवरी 1948 के शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यद्यपि गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन को अहिंसा संघर्ष के रूप में तथापि देश को विभाजित करने के योग्य बनाया था। वह कभी भी हिंसात्मक कार्रवाई के विरोध कार्य करते तो वह हमेशा अहिंसा के साथ चलते थे। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु और कुछ टर्म को जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी नेताओं के सर्वाधिक और प्रभावशाली सम्मानित हुए। कि महात्मा गांधी जो थे भारत के अंदर में जितने भी आंदोलन हुए उन सारे आंदोलनकारी या आंदोलनों में सबसे प्रभावकारी नेता किसे माना गया? तो वह गांधी जी को माना गया। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका के दशक में रहने के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। वह 1893 के करीब में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। उसके बाद वह भारत आए कब? तो 1915 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी और अहिंसात्मक विरोध के विशिष्ट तकनीक को अपनाया। साथ ही साथ विभिन्न धर्म और समुदाय के लोगों को एकजुट रह करके चलने और आंदोलन करने की प्रेरणा भी दी।
गोखले की सलाह से, क्योंकि गांधी जी के परम गुरु कौन थे, तो गोखले थे। गोखले की सलाह से इस भूमि और इसके लोगों को जानने के लिए गांधी जी ने एक नया वर्षगांठ को तैयार किया था। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था। पहली बार गांधी जी एक उद्घाटन समारोह में 1915 के में भारत आने के बाद 1916 में एक उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जो हिंदू विश्वविद्यालय में था। वह उद्घाटन समारोह जब वहां पे उन्होंने पहुंचा तो देखा कि ना ही वहां मजदूर और ना ही वहां किसान हैं, सिर्फ बड़े तबके के लोग और बड़े ओहदे और व्यापारी लोग हैं। तब उन्होंने माइक पर आने के बाद क्या कहते हैं कि मैं क्या बोलूं, ना ही यहाँ किसान है और ना ही यहाँ गरीब है, मैं गरीबों का दाता हूँ, मैं किसानों का दाता हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने मजदूरों और किसानों को अपने भाषण को केंद्र बिंदु बनाया तथा भविष्य में राजनीतिक रूपरेखा को तैयार किया कि मैं जब भी किसी कार्य को करूँगा तो उसमें गरीब और किसान का होना अनिवार्य है। अपनी भाषण के माध्यम से उन्होंने भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े में हाथों में लिया और लाखों गरीब भारतीयों का समर्थन किया और बड़े लोगों को अलग रख करके और छोटे ओहदे गरीब लोगों और किसानों का समर्थन हमेशा करते थे। उन्होंने सफलतापूर्वक 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, 1918 में खेरा सत्याग्रह किए, अहमदाबाद कपड़े मिल के मजदूरों का समर्थन भी किया। 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति देकर आगे चलकर सिडनी के रॉलेट समेत सिफारिशों के आधार पर कठोर उपाय और निर्णय भी अंग्रेजों ने ले लिया। ये था हमारे अंग्रेज के द्वारा गांधी जी के ऊपर अत्याचार। करा कि 1919 में देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाए गए और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी जी के एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय सच्चे नेता माने गए। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई, जिसमें खिलाफत आंदोलन के समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता को बल भी दिया गया असहयोग आंदोलन में। उसके बाद आता है 1919 में जालियांवाला हत्याकांड। 1920 में जालियांबाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। असहयोग आंदोलन करने का मुख्य क्या कार्य था, क्योंकि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही यह असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो वही कहा जा रहा है कि 1920 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों के शासन के खिलाफ में असहयोग आंदोलन को चलाया गया और समर्थन किया गया। इसमें अंग्रेजों के विरोध में पूरी तरह तालेबंदी की गई थी। स्कूल, कॉलेज, टैक्स न देना, वकालत बंद कर देना, सारे उसके कार्य को ठप करने के रूप में देखा गया और काफी अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया। इसी आंदोलन के चलते समय 1922 में एक और हिंसात्मक कार्रवाई हो गई, जो चौरी चौरा हत्याकांड था, जिसमें कई प्रशासनीय अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी के एक लोकप्रिय नेता के कारण आम लोग की तरह वह वस्त्र पहनते थे, मतलब सफ़ेद कपड़े को पहनते थे। उनके तरह रहते उनके तरह भाषा बोलते कई लोग भी उनके तरह अहिंसावादी बन गए थे और सफ़ेद कपड़े का उपयोग करते थे। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी अपना ध्यान रचनात्मक कार्य जैसे चरखा लोकप्रिय बन गया और हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत समाप्त करने पर ज़्यादा प्रेरणा उन्होंने देना शुरू कर दिया। 1928 में साइमन कमीशन गांधी जी की राजनीतिक पुनः प्रवेश की गई। 1929 में लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई। 1930 में दांडी यात्रा नमक कानून का उल्लंघन किया गया। देश में विशाल भाग में वन कानून का भी उल्लंघन किया गया। फैक्ट्री कामगार मजदूर पर हड़ताल पर गए। वकील और ब्रिटिश सरकार अदालतों का बहिष्कार किया गया। विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल कॉलेज का भी बहिष्कार किया गया। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। दूसरा 1931 में गांधी इरविन समझौता के दौरान भी गोलमेज सम्मेलन में असहमत रहे गांधी जी। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू की गई। 1937 में
प्रांतों के चुनाव में 11 में से 7 प्रांत कांग्रेस ने जीत हासिल की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध कांग्रेस मंत्रिमंडल पर इस्तीफा दिया गया। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम द्विराष्ट्र की मांग की गई। 1942 में क्रिप्सन मिशन असफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह जन आंदोलन बनकर के उभरा। 1946 में कैबिनेट मिशन कांग्रेस मुस्लिम लीग की एक संस्थीय व्यवस्था को अपनाया गया। साथ ही असफल बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में सांप्रदायिकता का दौर काफी रूप से फैला हुआ था। इसी तरीके से 1946 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय बनना और भारत के विभाजन का औपचारिक हस्तांतरण को स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, यह 1946 में वायसराय के गवर्नर माउंटबेटन बने। राजधानी में हो रहे उत्सवों को गांधी जी की अनुमति और कलकत्ते की 24 घंटे उपवास रहा। उसके बाद जब राजधानी में हो रहे थे उत्सव, मतलब 1947 की आज़ादी के रूप में जब लोग उत्सव मना रहे थे, तो उसमें गांधी जी उस समय उस खुशहाली में अनुपस्थित थे और वह कलकत्ते के 24 घंटे के लिए वह उपवास पर बैठे हुए थे कलकत्ते में। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने पर गांधी जी दिल्ली के आगमन हुए। वहाँ के दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाने के लिए विचार किया और 30 जनवरी 1948 में नथुराम गॉडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। चलिए, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस लेसन का ऑब्जेक्टिव लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय आपको वीडियो पार्ट 2 में आपको मिल गया होगा। इसमें सिर्फ मुख्य बातें थी, मुख्य बिंदुएं थे जो जानना काफ़ी अच्छा रहा और जानना काफ़ी ही ज़रूरी था, ताकि इसी मुख्य बिंदु से ही आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इसी से आपको निकलेगा और उधर मैंने आपको लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय बता ही दिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।